राजकीय कन्या महाविद्यालय हैतम सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों की जानकारी लेंगे और उनमें मुख्य रूप से तक्षशिला और विक्रमशिला के बारे में पढ़ेंगे। तक्षशिला नगर प्राचीन काल में विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था। इसकी ख्याति संपूर्ण भारत में फैली हुई थी। तक्षशिला की उच्च शिक्षा के संबंध में हमें जो सूचना है या जानकारी है वो बौद्ध साहित्य से मिल पाती है। बौद्ध साहित्य में भी विशेष रूप से जो जातक कथाएं हैं उनसे हमें तक्षशिला की उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तक्षशिला है वो 16 महाजनपदों में जो कंधार महाजनपद था उसकी राजधानी था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही इसका अभूतपूर्व विकास हुआ। शिक्षा का केंद्र होने पर भी तक्षशिला में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। ये खास बात है कि शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद भी तक्षशिला में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। जैसे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनमें ऐसा पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र के रूप में कौन सा स्थान एक विश्वविद्यालय केंद्र नहीं था। उसमें जैसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी। तो उसका उत्तर होगा तक्षशिला कि तक्षशिला शिक्षा का केंद्र होते हुए भी यहाँ पे विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। यहाँ पर आचार्यों के अनेक स्वतंत्र विद्यापीठ थे जो विशिष्ट विषयों में शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध थे। ये विद्या केंद्र पर्याप्त रूप से बड़े होते थे क्योंकि जातक कथाओं से हमें जानकारी मिलती है कि एक आचार्य के निर्देशन में 500 विद्यार्थी तक भी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को शिक्षित करने का कार्य केवल अकेले आचार्य नहीं कर पाते थे क्योंकि 500 विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम केवल एक आचार्य नहीं कर सकते। तो आचार्य के सहायक के रूप में पिट्ठी आचार्य या इसको आप समझें उप आचार्य भी होते थे जो समय समय पर आचार्य के स्थान पर शिक्षा देने का काम करते थे। साधारणतः पिट्ठी आचार्य या उप आचार्य के पद पर विद्यापीठ का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी नियुक्त होता था। तक्षशिला में केवल द्विज वर्ग के विद्यार्थियों को ही शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला है वहाँ पर केवल द्विज वर्ण में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज वर्ण के विद्यार्थियों को ही शिक्षा दी जाती थी। धौनसाख जातक के अनुसार जैसे जातक है उनकी संख्या 547 मानी गई है। बौद्ध साहित्य में जो जातक ग्रंथ है उनकी संख्या 547 मानी गई है। 547 जातक है उनमें एक जातक है धौनसाख जातक। तो धौनसाख जातक के अनुसार संपूर्ण देश से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लड़के तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे। संभवतः है एक जाति या वर्ण के विद्यार्थी एक स्थान पर पढ़ना अधिक सुविधाजनक मानते थे, इसलिए धौनसाख जातक में ये बात लिखी हुई है। एक दूसरा जातक है जैसे महासूत सोम जातक, उसमें एक ऐसे विद्यालय का उल्लेख है जहां 101 राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते थे। महासूत सोम जातक है वो ऐसा उल्लेख देता है हमें कि तक्षशिला है वहाँ पर एक विद्यापीठ ऐसा था जिसमें 101 राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरी जातक कथाओं में भी विभिन्न जनपदों के अनेक राजकुमारों के नाम मिलते हैं जो इस विद्यापीठ में शिक्षा पा रहे थे। अब हम कुछ राजकुमारों की बात करें तो जैसे हमें उल्लेख मिलता है काशी का राजकुमार ब्रह्मदत्त, मगध का राजकुमार अरिंदम, कुरु देश का राजकुमार सूतसोम, मिथिला का विदेह और सुरुचि और इंद्रप्रस्थ का राजकुमार धनंजय शामिल है। यानी कि कुछ राजकुमारों के हमें नाम मिलते हैं जनपदों के जो राजकुमार थे जिन्होंने
तक्षशिला में विद्या प्राप्त की थी, उनमें प्रमुख रूप से जो नाम हैं वो हैं काशी का ब्रह्मदत्त, मगध का अरिंदम, कुरु देश का सूतसोम, जिसके नाम पर ही इस जातक का नाम है महासूतसोम। मिथिला के दो राजकुमारों के नाम मिलते हैं, विदेह और सुरुचि, और इंद्रप्रस्थ जो है वहाँ का राजकुमार धनंजय। इंद्रप्रस्थ जैसे कुरु जो जनपद था उसकी राजधानी थी, तो कुरु का राजकुमार हो गया धनंजय। तक्षशिला का विद्या केंद्र कितना प्रसिद्ध था, यह इसी बात से सिद्ध है कि इतिहास में अनेक जो प्रसिद्ध विभूतियाँ थी उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। जैसे कि कुछ नाम आते हैं, एक नाम जिससे सभी परिचित हैं, चाणक्य या कौटिल्य, जिन्होंने यहाँ पर ही शिक्षा प्राप्त की थी और फिर वो यहीं पर आचार्य बन गए। एक नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके अलावा कौशल नरेश प्रसेनजीत का नाम आता है। बिंबिसार के राजवेद जीवक का नाम आता है। और एक और व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी से आप सभी परिचित हैं। तो पाणिनि थे, उन्होंने भी अपनी शिक्षा है वो तक्षशिला में ही प्राप्त की थी। स्थानीय लोगों के अतिरिक्त यहाँ पर राजगृह से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। मिथिला, काशी, उज्जैन, कुरु और सीवी जैसे दूरस्थ प्रदेशों से भी यहाँ पर युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बौद्ध जातक कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि 16 वर्ष की आयु के बाद ही युवक तक्षशिला आते थे। यहाँ पर विद्यार्थी आचार्यों के घर रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तक्षशिला में विद्या प्राप्त करने वाले 3 प्रकार के विद्यार्थी होते थे। पहले प्रकार के विद्यार्थी थे आचार्य भागदायिक। आचार्य भागदायिक यानी जो आचार्य को शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते थे वो आचार्य भागदायिक कहलाते थे। इसके अलावा ये बताया गया है कि तक्षशिला में किसी भी विद्यापीठ में पढ़ने का शुल्क है वो 1000 कारशापण बताया गया है। तक्षशिला में जो भी युवक पढ़ते थे उनकी जो फीस या शुल्क था वो ऐसा माना गया है कि 1000 कारशापण था। कारशापण चांदी का सिक्का होता था। और इस शुल्क में विद्यार्थी का सभी प्रकार का खर्चा सम्मिलित होता था। आचार्य भाग देने वाले शिष्य, भाग का मतलब आप शुल्क समझें, यहाँ पे शुल्क देने वाले शिष्य, जो शुल्क देने वाला शिष्य है वो आचार्य के घर में रह के शिक्षा प्राप्त करता था। सारा खर्चा उसका आचार्य उठाता था और आचार्य के घर में एक बड़े पुत्र की तरह रहकर वो शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरे प्रकार के विद्यार्थी थे वो थे दमंतेवासिक। धमंतेवासिक धमंतेवासिक विद्यार्थी की स्थिति धर्म शिष्य की होती थी। ऐसे विद्यार्थी आचार्य शुल्क देने में असमर्थ होते थे, इसलिए वह आचार्य की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। वे दिन में गुरु के कार्य करते थे और रात्रि में शिल्प सीखते थे, यानी विद्या सीखते थे। तीसरे प्रकार के विद्यार्थी वे होते थे जो नए आचार्य भाग देने में समर्थ होते थे और नए वे दिन में काम और रात्रि में अध्ययन से संतुष्ट होते थे। ऐसे विद्यार्थी प्रतिज्ञा करते थे कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे आवश्यक शुल्क आचार्य को चुका देंगे। तो तीसरे प्रकार के विद्यार्थी हो गए बाद में शुल्क देने वाले, यानी वो पहले प्रतिज्ञा कर लेते थे कि पढ़ाई समाप्त होने के बाद हमें आवश्यक शुल्क है वो चुका देंगे। इसके अलावा जैसे कुछ और भी हमें उल्लेख मिलते हैं कि कुछ धनी विद्यार्थी पृथक से आवास लेकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वे एक आचार्य के पास एक विषय पढ़ते थे और दूसरे आचार्य के पास दूसरा विषय पढ़ने को जा सकते थे। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला में ऐसे आचार्य होते थे जिन्हें निर्वाह के लिए राज्य की ओर से भूमि भी प्रदान की जाती थी। वे उस भूमि की आय से विद्यापीठ चलाते थे। ऐसी भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्रह्मदेय यानी जो भूमि राज्य की ओर से आचार्यों को दी जाती थी जिससे वे उस विद्यापीठ का खर्चा चला सकें, वो भूमि ब्रह्मदेय। कौटिल्य ने भी मौर्य युग में ऐसी व्यवस्था करी थी कि आचार्य जो लोग थे उनको ब्रह्मदेय भूमि प्रदान की जानी चाहिए और ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कर भी नहीं लगाना चाहिए।
तक्षशिला में अनेक विद्यापीठ थे जिनमें अनेक आचार्य रहे होंगे। प्रत्येक विद्यापीठ अनेक विद्याओं का स्थान होते हुए भी किसी विशिष्ट विद्या केंद्र के लिए प्रसिद्ध रहा होगा। लेकिन वर्तमान में हमें न तो विद्यापीठों के नाम ज्ञात होते हैं और न ही तक्षशिला के आचार्यों के बारे में इतनी जानकारी मिल पाती है। केवल हम ये विश्वास कर सकते हैं कि तक्षशिला में परंपरानुसार आध्यात्मिक, चारित्रिक, साहित्यिक और व्यवहारिक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा कुछ जातक कथाओं में जैसे उल्लेख है कि तक्षशिला में क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे, तो उनमें 3 वेदों की जानकारी मिलती है, अष्टादश विद्याएं यानी 18 विद्याओं की जानकारी मिलती है, धनुर्विद्या, हस्ती विद्या, मंत्र विद्या, चिकित्सा विद्या, शिल्प का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा हम जातक ग्रंथों से ही जैसे ये सूचना मिलती है कि वैदिक परंपरा के आचार्य यहाँ पर भी वेद है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, व्याकरण है, ज्योतिष, दर्शन, दर्शन है, राशि गणित और सृष्टि विद्याओं का भी अध्ययन अध्यापन कराते थे। क्षत्रिय जो युवक थे वो यहाँ पे धनुर्विद्या के साथ साथ वेदाध्ययन भी करते थे। तक्षशिला जो शिक्षा केंद्र था, यहाँ शिक्षा का माध्यम है वो संस्कृत भाषा था और लेखन में यहाँ पर ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों का प्रयोग किया जाता था। आरंभ में यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में जब तक्षशिला पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अनेक विदेशी आक्रमण हुए, विदेशियों में प्रमुख रूप से यूनानियों के आक्रमण, शकों के आक्रमण, फिर कुषाणों का आक्रमण, तो उन विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव है वो तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा और ये माना गया है कि जो खरोष्टी लिपि है वो ईरानियों की ही देन है। ईरानी प्रभाव से इस क्षेत्र में खरोष्टी लिपि है वो उत्पन्न हुई। निश्चय ही यूनानी आधिपत्य के बाद यहाँ के अध्यापकों ने यूनानी भाषा और साहित्य की शिक्षा देनी भी प्रारंभ कर दी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनानी नाटकों का प्रभाव है वो भारतीय नाट्य कला पर पड़ा है और इसका प्रारंभ हम कह सकते हैं कि तक्षशिला में ही हुआ होगा। फिर हम देखते हैं कि 4वीं शताब्दी ईस्वी के बाद इस शिक्षा केंद्र की ख्याति है वो धूमिल हो गई, क्योंकि गुप्त काल में जो फाहियान आता है भारत में, गुप्त काल में फाहियान जब भारत आता है तो शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला का कोई उल्लेख नहीं करता है। उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते तक्षशिला शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी ख्याति खो बैठा। तो ये तक्षशिला है उसके बारे में जानकारी थी कि तक्षशिला शिक्षा केंद्र है, उसके बारे में ये जानकारी अपन पढ़ते हैं। इसके बाद में जो अगला शिक्षा केंद्र है वो हम पढ़ेंगे अगले शिक्षा केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जैसे हमने तक्षशिला पढ़ लिया है, तक्षशिला को अपन विश्वविद्यालय की संज्ञा नहीं दे सकते। ये पहली खास बात बताई थी आपको कि शिक्षा का केंद्र होते हुए भी तक्षशिला में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ था। यहाँ पर स्वतंत्र विद्यापीठ थे आचार्यों के, लेकिन विक्रमशिला है वो विश्वविद्यालय के रूप में इसको माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे सबसे प्रसिद्ध नाम भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो वो है नालंदा का। नालंदा है उसको हम भारत का पहला विश्वविद्यालय मान सकते हैं और दूसरे विश्वविद्यालय के रूप में हम जो प्रसिद्धि के रूप में माने तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा की गई और लगभग 8वीं शताब्दी के लगभग ही इसकी स्थापना की गई। जैसा कि प्रारंभ में ये जो विश्वविद्यालय तो बाद का नाम है, प्रारंभ में महाविहार के रूप में प्रसिद्ध होते थे उस समय प्राचीन भारत में, क्योंकि जो बौद्ध विहार थे वो ही शिक्षा के केंद्र थे प्राचीन भारत में। विक्रमशिला की स्थापना और रचना नालंदा के समान ही एक विस्तृत क्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से की गई थी। यह विश्वविद्यालय एक प्राचीर से आवेष्टित था, यानी विश्वविद्यालय भवन जो बने हुए थे उसके चारों ओर एक प्राचीर यानी रक्षा पंक्ति का भी निर्माण, रक्षा दीवार का भी निर्माण करवाया गया था। इसके बाहर एक धर्मशाला थी और अंदर अनेक भवन बने हुए थे। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके विशाल प्रांगण में 6 महाविद्यालय थे। 6 महाविद्यालय थे। विश्वविद्यालय के
संगठक थे ये 6 महाविद्यालय, जिनके आचार्य तत्कालीन समय के प्रतिष्ठित विद्वान होते थे। इन महाविद्यालयों के अतिरिक्त यहाँ पर एक विशाल सभा भवन भी था, एक विशाल पुस्तकालय और अनेक व्याख्यान कक्ष थे। इस विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, इसकी जानकारी की सही संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन इसके महासभागार में लगभग 8,000 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा थी। तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस विश्वविद्यालय में कम से कम 7,000 विद्यार्थी अवश्य शिक्षा पाते होंगे और प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक नियुक्त थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्वविद्यालय में 648 शिक्षक कार्यरत थे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे, एक महाविद्यालय में 108 शिक्षक नियुक्त थे, तो संपूर्ण विश्वविद्यालय में 648 शिक्षक कार्यरत थे। यह विश्वविद्यालय मूल रूप से बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। हीनयान बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वज्रयान बौद्ध धर्म के लिए इसकी विशिष्ट प्रतिष्ठा थी। यहाँ पर अनेक बौद्ध विद्वानों ने पर्याप्त समय व्यतीत करके अनेक ग्रंथों की रचना की। बताया जाता है कि दीपंकर बौद्ध भिक्षु जो आचार्य थे, उन्होंने अकेले ही यहाँ पर 200 बौद्ध ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार जो अन्य बौद्ध आचार्य हैं वो हैं रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, जेतारी, रत्नाकर शांति, ज्ञानमित्र, रतनवज्र। ये अन्य आचार्य हैं रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, जेतारी, रत्नाकर शांति, ज्ञानमित्र, रतनवज्र। चीनी यात्री इत्सिंग के अतिरिक्त इस बात के सबल प्रमाण है कि यहाँ अन्य देशों से भी अनेक विद्यार्थी यहाँ पर एकत्रित पुस्तकों को पढ़ने या उनकी प्रतियां तैयार करने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा पाकर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुए थे और ऐसे जो विद्यार्थी थे उनमें प्रसिद्ध थे रतनवज्र, आचार्य रतन कीर्ति, ज्ञानश्री मित्र और रत्नाकर शांति का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है कि इन विद्यार्थियों ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाकर और विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की। बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण इत्यादि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। सभी धर्मों में तंत्रवाद का अध्ययन इस समय लोकप्रिय विषय बन गया था। इस विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों से संबंध आचार्य अपने विषय के प्रतिष्ठित और दक्ष विद्वान होते थे। उनकी नाम पट्टिका महाविद्यालयों के द्वार पर लगी रहती थी और इन आचार्यों को द्वार पंडित कहा जाता था। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार उसके समय में दक्षिणी द्वार का जो द्वार पंडित थे वो थे प्रज्ञाक्रमति। यानी 6 महाविद्यालय हैं, 6 द्वार माने गए हैं और जो उन महाविद्यालयों का सबसे प्रधान आचार्य होता था वो द्वार पंडित कहलाता था। तो दक्षिणी द्वार का द्वार पंडित प्रज्ञाक्रमति, पूर्वी द्वार का रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का वागीश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार का नारोपंत। तो ये तो 4 दिशाओं के 4 द्वार हो गए और इसके अलावा 2 प्रथम केंद्रीय द्वार का रतनवज्र और द्वितीय केंद्रीय द्वार का द्वार पंडित था ज्ञानश्री मित्र। तो जो तिब्बती लेखक हैं तारानाथ वो बताते हैं कि जो 6 द्वार पंडित थे उनमें दक्षिणी द्वार का द्वार पंडित प्रज्ञाक्रमति, पूर्वी द्वार का रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का द्वार पंडित वागीश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार का द्वार पंडित नारोपंत और प्रथम केंद्रीय द्वार का द्वारपति रतनवज्र और द्वितीय केंद्रीय द्वार का द्वार पंडित ज्ञानश्री मित्र था। यह विश्वविद्यालय बंगाल के पाल वंश के शासकों और अन्य अनेक दानदाताओं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान और भेंट से चलता था। यहाँ पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों और आचार्यों के आवास और भोजन का प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता था। संपूर्ण प्रबंध के संपादन के लिए प्रबंधकारिणी समिति होती थी। शिक्षा प्राप्ति के बाद जो स्नातक कहलाते थे, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक स्नातकों को बंगाल के पाल राजा थे वो कुलपति के रूप में उपाधि प्रदान करते थे। 1203 ईस्वी में मुसलमानों ने बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में इसे दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया था कि इससे जो विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय
वो एक प्राचीर से घिरा हुआ था। तो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुसलमानों ने उसको दुर्ग समझ के उसको नष्ट कर दिया, और ये भारतीय ज्ञान विज्ञान पर एक जो भयंकर प्रतिघात था। उस समय शाक्य श्रीभद्र इस विहार के महास्थविर थे, यानी कुलपति उस समय जो इस विश्वविद्यालय हम समझ सकते हैं वो थे शाक्य श्रीभद्र। जो मुख्य आचार्य थे यहाँ के, वो जब बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ तो वो थे शाक्य श्रीभद्र। तो इस वीडियो में हमने तक्षशिला शिक्षा केंद्र के रूप में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में हमने इनकी जानकारी ली है। अगले वीडियो में हम प्राचीन भारत के जो शेष शिक्षा केंद्र थे मैन जैसे वल्लभी है, नालंदा है, काशी है, उनके बारे में पढ़ेंगे।